गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पार्टनरशिप या अकाउंट के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ चैप्टर्स यूनिट 1 के तहत आपको हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, जिसमें एनपीओ चैप्टर भी हम बता चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है ये पार्टनरशिप फर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कहा गया है कि पार्टनरशिप जो होता है एक एग्रीमेंट के तहत ही स्टार्ट किया जाता है, जिसमें मोर देन 2% होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, और बैंक में जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है इसमें कहा गया है कि किसी भी न्यू पार्टनर को फर्म में एंट्री तभी मिलता है जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं हो। जब तक ओल्ड पार्टनर का डिसीजन नहीं होता है तब तक किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर को एंट्री नहीं मिलता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म में क्या होता है, एक बदलाव होता है। उस बदलाव के तहत क्या होता है, हमारा रियलाइजेशन बदलता है, हमारा जो होता है रिवैल्यूएशन बनता है। रिवैल्यूएशन जो होता है ये फर्म के प्रॉफिट लॉस को शो करता है। लेकिन रिवैल्यूएशन क्यों होता है, फर्म में पार्टनर्स फर्म में किसी भी कारण से बदलाव होता है, किसी भी कारण से, या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, किसी भी कारण से यदि पार्टनरशिप फर्म में चेंजिंग आता है तो उस कंडीशन में हमारा रिवैल्यूएशन में बदलाव आता है। तो उसी के तहत हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस। बोला है क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन बोला हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द रिवैल्यूएशन प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या होगा, बोला है ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, ओनली 2 पार्टनर। मतलब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन कौन करते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा सर। कौन होगा सर, ऑप्शन ए। क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही जब तक उनमें जब कोई न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एंट्री होता है ना, तो बदलाव जो होता है ओल्ड पार्टनरशिप के ही फर्म में होता है। क्योंकि मान लीजिए ए और बी पार्टनर है और उन्हें रेशियो इक्वली मिल रहा है, और मान लीजिए सी एंट्री करता है, तो सी को जो रेशियो मिलेगा वो ए बी के द्वारा ही मिलेगा। तो ए बी जो हो गए वो हमारा ओल्ड पार्टनर हो गए। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ए बी में ही चेंजिंग होगा। कंडीशन बोला हमारा कि एक्स और वाई साझेदार है जो लाभान इक्वली विभाजित करते हैं, और जेड 1/5 प्रवेश करता है जिसने ख्याति के लिए 25,000 योगदान किया। फर्म की बोला है कि फर्म की ख्याति का कुल योग होगा। तो कुल योग क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि जेड का 1/5 हिस्सा है 25,000। तो फर्म का गुडविल क्या होगा सर, तो यहाँ क्या करेंगे, उस कंडीशन क्या करेंगे, जो भी हमारा वाई का रेशियो है उसको अपोजिट कर दें, तो ये हो जाएगा 5/1 और इंटू लिखेंगे 25,000। क्या लिखेंगे सर, 25,000। ये हो जाएगा हमारा कितना, 1,25,000। और कीजिएगा इसका अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 1,25,000। इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी। अगला बोला है हमारा कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदार बांटी जाती है, कौन से रेशियो में, तो ये जान लीजिएगा। यदि न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल गुडविल लाता है तो गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। लेकिन विड्रॉ करते हैं तो वो कंडीशन हमारा ओल्ड रेशियो होता है। क्या होता है हमारा, वो ओल्ड रेशियो होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन बोला हमारा कि एबीसी पार्टनर है इन ए फर्म, एबीसी 3 पार्टनर है, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। गुड, डी इज एडमिटेड न्यू पार्टनर। तो बोल रहा है हमारा ओल्ड, ऑप्शन दिया है ओल्ड फर्म डिसॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनर्स डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनर्स रिकंसिडरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा पुराने साझेदारों को निगठित होंगे। क्योंकि जब एबीसी पार्टनर है और डी एडमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोबारा हमारा क्या होगा, एक फिर से एग्रीमेंट बनेगा जिसके साथ पुराने पार्टनर में बदलाव आएगा। तो ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन क्या होगा सर, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद आता है और तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति पुराने साझेदार में अपेक्षित की जाएगी। गुड, कहने मतलब जब नया पार्टनर गुडविल ला रहा है नगद और पहले से गुडविल पहले से ही है, तो जो हमारे पार्टनर है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो वो बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। अगला बोला है हमारा ऑप्शन बी होगा सर,
निम्न में से कौन सी एक नए साझेदार के प्रवेश पर अनिवार्यता पुनर्लिखित की? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी रिवेलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो उस कंडीशन में हमारा है स्टॉक होगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस होगा सर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है कि ए एंड बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 रेशियो विभाजित करते हैं, सी को 1/4 से एंट्री करते हैं। कहने मतलब है कि ए बी पार्टनर है जिसका रेशियो दिया 3:2, इसमें एडमिशन लिया जा रहा है किसको सर? सी को 1/4 से। इसके पश्चात डी 20 पैसे हिस्से के लिए साझेदार बनता है। गुड। डी के प्रवेश पर नया लाभ हानि क्या होगा सर? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा सर, इसका आंसर होगा 9655, 9655 ऑप्शन ए। अगला बोला है सैक्रिफाइस रेशियो त्याग अनुपात निकाला जाता है किस कंडीशन में? तो आपको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सैक्रिफाइस रेशियो एंट्री किस में निकलता है? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत। तो इसका ऑप्शन सी होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अगला बोला हमारा कि अगला बोला है कि नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठी में संपत्ति तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। नए साझेदारी ठहराव को तैयार करने के किए गए चिट्ठी में संपत्तियों और दायित्वों का लेखा किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा सर? रिवैल्यूएटेड वैल्यू, रिवैल्यूएटेड वैल्यू, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंजिंग होता है, कहने मतलब रिवैल्यूएशन में बदलाव आ रहा है। तो उस कंडीशन में एसेट और लायबिलिटी में चेंजिंग आता है, तो किसके तहत? रिवैल्यूएटेड। अगला बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम पक्ष पर जमा अधिक क्यों होता है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट, बोला एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोला है हमारा यदि हमारा एक्सेस हो, यदि हमारा बोला है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट ज्यादा है ओवर डेबिट साइड के, तो इसका ऑप्शन क्या कहेंगे? ये प्रॉफिट होगा। सही बात है, यदि हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट। और यदि डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट क्या होगा? लॉस। बोला है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है, गुड, सही बात है, तो उस राशि को डेबिट करेंगे। तो उस राशि को क्या डेबिट करेंगे? तो उस राशि को डेबिट करेंगे नए साझेदार के चालू खाते मतलब करंट अकाउंट में। उस कंडीशन में ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब गुडविल नहीं लाएगा तो उसको डेबिट करेंगे किस नाम से? करंट अकाउंट में। अगला बोला यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अपलिखित दायित्व है, अपलिखित दायित्व है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो इसे कहाँ दिखाएंगे सर? तो इसे दिखाएंगे हम, कहाँ दिखाएंगे सर? तो इसका ऑप्शन होगा ए, डेबिट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम दिखाएंगे आपको डेबिट साइड के रिवैल्यूएशन अकाउंट के तहत। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि यदि यह स्पष्ट नहीं होता है, मतलब इफ इट इज नॉट क्लियर दैट न्यू पार्टनर, कि नए साझेदार के भविष्य का अपना हिस्सा पुराने साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे, तो यह गर्वित है कि पुराने साझेदार का हिस्सा देंगे। सही बात है। तो इस कंडीशन में आपको पता ही होना चाहिए कि इस कंडीशन में ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अपने पुराने लाभ विभाजन मतलब इस कंडीशन में ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में डिवाइड करेंगे। जब रेशियो नहीं देगा तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो में ही हम डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 से 2 बार जरूर देख लें सर ध्यान से। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खातों का कोई शेष है तो हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? गुड, सही बात है। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। कहाँ सर? इसे ट्रांसफर किया जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ऑप्शन सी होगा सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, साझेदार के पूंजी खाते क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान देखेंगे सेक्शन क्वेश्चन, सेक्शन क्वेश्चन बोला है हमारा, गौर से देखें क्वेश्चन को। बोला है हमारा कि ए एंड बी साझेदार हैं, सी को 1/5 के लिए शामिल किया जाता है, सी अपने लाभ में से 1,20,000 पूंजी को बनाता है, फर्म का शुद्ध मूल्य क्या होगा? तब फर्म को अब जस्ट बताए थे, उस कंडीशन क्या करेंगे? रेशियो उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख, क्योंकि 5/1 हो जाएगा इंटू 1,20,000। बोला नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, क्या कहलाएगी? एसेट्स
प्रॉफिट प्रीमियम या दिस, इसका ऑप्शन बी होगा प्रीमियम, क्योंकि यदि गुडविल आ रहा है हमारा, गुडविल आ रहा है तो उसको हम प्रीमियम भी कर सकते हैं सर। बोला डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो ये हमारे प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन बोला है नए साझेदार के प्रवेश में जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया जाता है। गुड, नए साझेदार के इंटरेस्ट में जो भी जनरल रिजर्व रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको डिवाइड करेंगे कहां सर, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, आपको पता है प्रश्न का पहला रेशियो ओल्ड रेशियो होता है, रेशियो 3:2। नया पार्टनर एडमिट किया जेड 1/5 से, बोला है हमारा कि जेड जो है वो एक्स से ले रहा है 3/20 एक्वायर कर रहा है, और वाई से ले रहा है 1/20। गुड, तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 974, 974। अगला क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे क्वेश्चन सर। अगला बोल रहा है हमारा, गौर से देखेंगे सर, बाहर जाने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के लिए त्याग क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। आउटगोइंग पार्टनर इज compensated for the parting with the firm future profit in favor remaining partner. The remaining partner contribute in such composition in, बाहर जाने वाले साझेदार को, मतलब रिटायरमेंट होने वाले साझेदार को शेष साझेदार के पक्ष में फर्म के भावी लाभों के लिए त्याग की क्षतिपूर्ति की जानी है। डैमेजेस का शेष साझेदार ऐसी क्षतिपूर्ति का अंश करते हैं, ऑप्शन ए लाभ प्राप्ति अनुपात में, तो गिनिंग रेशियो में। आपको पता है कि जब भी बांटते हैं तो हमेशा गिनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, जिसका एंटी होता है गिनिंग पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू रिटायर पार्टनर। गुड, अगला बोला है फर्म के द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली जाती है, मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है ये फर्म में काम करने वाले ऑल पार्टनर के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन ए होगा ऑल द पार्टनरशिप ज्वाइंटली। अगला बोला है किसी साझेदार के सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, ऑप्शन ए उसके भाग के ख्याति के साथ, उसके हिज हर शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 4, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, तो आपको पता है इसको ट्रांसफर करेंगे हमेशा ओल्ड कैपिटल प्रॉफिट रेशियो में। जब भी प्रॉफिट लॉस रही है जनरल रिजर्व रहेगा तो इसको हमेशा और हमेशा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। अगला बोला हमारा कि ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑफ ज्वाइंट लाइफ ऑल पार्टनर इज, तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र तथा संयुक्त बीमा पत्र दो अंतर है। द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज। गुड, इसका ऑप्शन होगा, इसको हमेशा इक्वली बांटा जाता है। जब भी आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है तो ये फर्म में काम करने वाले ऑल पार्टनर के लिए होता है, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये ऑल पार्टनर को उसके रेशियो के तहत, मतलब ओल्ड रेशियो के तहत डिवाइड करते हैं। बोला है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी लाभ को जमा किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द कैपिटल गेन ऑफ रिटायरिंग गेनिंग शैल बी क्रेडिटेड टू, इसका ऑप्शन होगा उसके भाग के ख्याति किसे, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला है एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त जीवन पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। सही बात, क्या प्राप्त होता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फर्म गेट from the insurance company against joint life policy taken the jointly for the all partners, तो उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है? सरेंडर वैल्यू, ऑप्शन बी। अगला बोला है हमारा कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति की जाती है। गुडविल पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज, इस कंडीशन में होगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है हमारा
कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को, यानी मतलब है कि इन द absence ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन of share in profit of the returning partner by the remaining partner, it is assumed that then will acquire his share. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को शेष साझेदार के द्वारा ग्रहण करने के संबंध में अन्य सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि वे लोग उसके हिस्से को ग्रहण करेंगे। किस रेशियो में ग्रहण करेंगे सर? तो इसका ऑप्शन होगा, आपको पता है, ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ही डिवाइड किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला बोला है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, ये भी डिवाइड किया जाता है हमेशा आपको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, ऑप्शन सी। अगला बोला है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदार के मध्य अपलिखित किया जाता है, अपलिखित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा गिनी रेशियो। क्या होगा सर? गिनी रेशियो। गुडविल का पैसा जब भी डिवाइड करते हैं रिटायरमेंट के साथ तो हमेशा गिनी रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट के समय जो पार्टनर रिटायर होता है उसके कैपिटल को जमा किया जाएगा किस खाते के तहत? ऑप्शन ए, उसके ख्याति के हिस्से में, ऑप्शन ए होगा सर। अगला बोला है हमारा कि साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए कितना परसेंट? तो आपको पता होना चाहिए हमेशा इस पर कितना परसेंट होता है? 6%। प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको पता होना चाहिए डेथ ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के तहत यदि किसी कारण से किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके प्रॉफिट को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उसके उत्तराधिकारी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा सर। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा रिवैल्यूएशन बनेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? एग्रीमेंट फॉर्म में चेंजिंग होगा। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक साझेदार की मृत्यु पर मृत साझेदार के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा, क्या जमा किया जाएगा? ख्याति का हिस्सा, ख्याति का हिस्सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदारों को जिन्हें लाभ के बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ हुआ है, मतलब किस साझेदार की मृत्यु होने पर शेष साझेदार को जिन्हें लाभ के बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन लाभ हुआ है क्षतिपूर्ति करना चाहिए। क्या इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ पार्टनर, सभी साझेदार। अगला क्वेश्चन बोला है एक साझेदार की मृत्यु पर उसकी मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में उसका हिस्सा क्या होगा सर? उसके लाभ का हिस्सा क्या होगा सर? उसका होगा डेबिट और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका आंसर होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। अगला बोला है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार मृत साझेदार को उसके द्वारा छोड़ी गई राशि का देय ब्याज क्या होगा सर? तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। कितना परसेंट होगा? 6%, ऑप्शन सी। अगला बोला है ऑन डेथ ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू, बोला है हमारा कि मृत्यु पर ख्याति का मूल्य का हिस्सा दिया जाता है, कितना दिया जाता है? इसका ऑप्शन होगा डिक्रीजेस पार्टनर, मतलब मृत साझेदार, ऑप्शन बी। पुनर्मूल्यांकन खाता के समय तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन तैयार किया जाता है हमारा ऑल, एडमिशन भी, रिटायरमेंट भी, डेथ भी। रिवैल्यूएशन जब हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या क्या अकाउंट बनता है? एडमिशन भी बनता है, रिटायरमेंट बनता है, मतलब इस कंडीशन में रिवैल्यूएशन बनता है। अगला बोला है एक साझेदार की मृत्यु पर उसके निष्पादन के संबंधी अवधि के लिए मृत साझेदार के लाभ का भुगतान किया जाता है, यह भुगतान लाभ हानि के खाते में रिकॉर्ड है, लाभ हानि खाते में रिकॉर्ड है सस्पेंस अकाउंट से। ये आपको पता है कि जब भी आपका कोई पार्टनर पार्टनरशिप में डेथ करता है तो उसके प्रॉफिट लॉस को उसके सस्पेंस अकाउंट डाल दिया जाता है। जिस अनुपात में निरंतर साझेदार जाने वाले साझेदार का हिस्सा प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ओल्ड रेशियो। क्या कहता है? क्योंकि हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड किया जाता है। बोला है मृत साझेदार को, मतलब द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीज पार्टनर इज पेड टू हिज, मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान उसके
किस को डेबिट किया जाता है? एग्जीक्यूटर्स को, ऑप्शन सी, मतलब उसके नॉमिनी को। एक साझेदार की मृत्यु के मामले में उसके पूंजी खाते में जमा होने वाली पूरी राशि का स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन होगा उसका सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अगला बोला है एक फर्म में साझेदार की मृत्यु पर भुगतान किया जाता है, ऑप्शन सी, गुड। अगला बोला है हमारा कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो दिया 1/2, 1/3, 1/6, जेड डेथ कर गया तो वाई एक्स वाई का नहीं रेशियो तो एलसीएम 6 लेंगे तो 3:1 रेशियो आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो जेड है वो तो रिटायर कर गया, तो उस कंडीशन में बचेगा हमारा कौन? एक्स और वाई, तो रेशियो होगा 3:2। अगला बोला है हमारा कि मृत साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि का ब्याज भुगतान कितना परसेंट? 6%। तो ये आप भी जान रहे हैं कि हमेशा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है पार्टनरशिप फर्म के तहत। तो ये हुआ आपका पार्टनरशिप फर्म के तहत, गुड। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है इसी के तहत गौर करेंगे। एक क्वेश्चन और था हमारा कि एक साझेदार की मृत्यु की स्थिति में जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे? तो आपको बताना चाहिए उसको हमेशा बांटा जाता है कौन रेशियो में? उसको बांटा जाता है हमेशा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। अगला बोला है एक साझेदार की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि निम्न के पूंजी खातों में जमा की जाती है, ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग डिक्लेयर्स अकाउंट, सभी पार्टनर में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला बोला है हमारा कि एक साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार को जिन्हें लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन का लाभ हुआ है क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होगा? मृत साझेदार। क्या होगा सर? क्योंकि जो भी हमारा डैमेज होता है वो सारा किसको? मृत साझेदार को होता है। बोला हमारा कि बी, सी और डी पार्टनर है, रेशियो दिया 7:5:4, डी डेथ कर रहा है 30 जून 2022 को, गुड, 30 जून। बोला है 2021-22 में लाभ हुआ है 12,000, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 की अवधि के लिए लाभ का हिस्सा बताइए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले 12,000 से अपना हिस्सा निकाल कौन लेगा? डी निकालेगा। तो 7, 5, 12, 16 निकला, 12, 16। तो इसको तोड़ते हैं हम लोग रेशियो में, तो इसका ऑप्शन होगा कितना सर? 7/16 to 12,000, 12,000 तो 16 से काटते हैं तो इसका आंसर होगा 750, गुड। इसमें मंथ हो जाएगा हमारा कितना सर? अप्रैल से जून, तो अप्रैल, मई, जून। तो उस कंडीशन में 3/12 लेंगे तो वहां कंडीशन क्या करेंगे? कंडीशन देखिए क्या करेंगे। यहां लिखेंगे आपका 12,000 इंटू 7/16 इंटू 3/12। तो ये क्या करेंगे सर? यहाँ पे डायरेक्टली 12,000 कट जाएगा तो निकलेगा 1,000। यहाँ पे क्या करेंगे सर? 16 निकला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4, 16, ये 4 से तोड़ते हैं तो 250, गुड। यहाँ पे अब कट जाएगा तो 4 से भी काट देते हैं इसको हम लोग, 4, 4 जा 4, 6 जा 24। गौर कीजिएगा यहाँ पे मंथ कौन सा है? अप्रैल, मई, जून, 3/12 है सर, गुड। और कौन डेथ किया? डी, सही बात है। तो 4, 6 जा 12, 4, 6 जा 12 एंड 24, 1 बचेगा 62.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे 62.5 इंटू 3 इंटू 7, गुड। तो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ पे दिया है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन होगा नील। क्या ऑप्शन होगा? नील, क्योंकि जो हमारा जो डी है, एक मिनट, नहीं गलती कैसे, यहाँ पे करना क्या है? डी का जो रेशियो है सर, और देखेंगे डी का जो हमारा है वो है 4/16 है इंटू 3/12 इंटू कितना अमाउंट बांटना है सर? 12,000 को। तो कट गया, ये निकला 1,000, ये 4 से कटेगा 4, ये 4 से कटेगा तो 250, ये आंसर होगा 750। इसका ऑप्शन कौन होगा सर? इसका ऑप्शन होगा आपका सी। क्या ऑप्शन होगा? सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
अगला बोला है हमारा कि ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया 2:1, लाभांश दिया हुआ है, सीट डेथ कर रहा है 31 मार्च 22 को, 31 मार्च 22 को समाप्त होने वाले उसमें प्रॉफिट दिया 64,000। तो इसका हिस्सा क्या होगा सर? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ क्लोजिंग डेट दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा सर आपका 12,800। सेम कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा सर, सेम कैलकुलेशन 17 की तरह ही है। अगला बोला है साझेदार को JLP एक ज्वाइंट लैब पॉलिसी, ज्वाइंट लैब पॉलिसी कौन से अकाउंट है सर? ये एक आपका ज्वाइंट लैब पॉलिसी जो होता है एक एसेट्स अकाउंट है। कौन अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट। अगला बोला है एक फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी को निम्नलिखित वितरित किया जाता है। ज्वाइंट पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा ओल्ड प्रॉफिट से ओल्ड। जैसा कि आपको बता रहे थे अकाउंट के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत हमारा टॉपिक जो है वो कंपनी से रिलेटेड है। तो ये जानने जरूरी है कंपनी होता क्या है। तो बेसिकली जानिए कंपनी जो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसके तहत कंपनी जो होता है यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। कंपनी एक्ट 1956 में पास हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है इसके नियम में। अभी हम लोग का चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी जो होता है इसमें जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम लोग को शेयर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और शेयर होल्डर जो होता है, शेयर दो जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो जो भी शेयर इशू करते हैं, जिनके द्वारा इशू करता है वो शेयर होल्डर ही कहलाते हैं। चाहे इक्विटी करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन दिया है कि कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इक्विटी शेयर होल्डर। अगला बोला है द नॉमिनल कैपिटल अकाउंट इज कैन नाउ एज ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन होगा ए एंड बी। क्या होगा? ए एंड बी। अगला बोला है कि अधिकार अंश वे हैं जिन्हें जिन्हें क्या कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्मित किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन कि लाभांश डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। गुड। अगला हमारा बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द कंपनी की कौन होते हैं? ऑनर होते हैं। पहला क्वेश्चन ही था ऐसा ही। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्मित कर सकती है, क्या कर सकती है? ये बेसिकली क्वेश्चन से जो है कंपनी क्या कर सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, दोनों शेयर। अगला बोला है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर कितनी होती है? तो ब्याज का जो रेट होता है वो होता है आपका 12%। ऑप्शन दिया होगा सर, ऑप्शन 12%, गौर देखिए दिया हुआ है 12%। अगला क्वेश्चन बोला है कि वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑथराइज कैपिटल। क्या होगा सर? ऑथराइज कैपिटल। अगला बोला है हमारा यदि 10 रुपए वाला समतांश 12 रुपए रेट प्रीमियम किया तो इसे कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑप्शन बी, क्योंकि ये बढ़ रहा है रेट, घटेगा फिक्स होगा तो एट पार, बढ़ेगा तो प्रीमियम, घटेगा तो डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन बोला है अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जाता है। इश्यूड ऑफ शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल शेयर, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सर आपका ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है कंपनी एक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट द इशू ऑफ अमाउंट। तो इसका रेट होगा 90%। कितना होगा सर? 90। ऑप्शन सी। अगला बोला है कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज का रेट कितना होगा सर? इसमें इंटरेस्ट रेट का होगा 10%। कितना होगा सर? ऑप्शन डी। अगला बोला है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूडेड, टोटल अमाउंट लायबिलिटीज इंक्लूडेड। तो इसका किसी ऑथराइज कैपिटल, इंस्टीट्यूट सब्सिट्यूट कैपिटल या पेड अप कैपिटल। ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल। अगला बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ये कौन से अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा सर आपका पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी। अगला बोला है अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठी की किस पक्ष में दिया जाता है? बोला है अंशों के अधिमूल्य मतलब प्रीमियम को बैलेंस शीट की किस में दिया जाता है? तो इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के आपको लायबिलिटी साइड में, ऑप्शन बी। अगला बोला है शेयर होल्डर गेट्स
शेयर होल्डर गेट्स क्या मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। जिस प्रकार लोन लेते हैं तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, तो शेयर में जो इंटरेस्ट देते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगले बोले एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करता है? तो प्रीमियम को जारी करने का जो सेक्शन होता है वो होता है 52। क्या होता है? 52। अगला बोला है कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम, और कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। बोला है राइटिंग ऑफ लॉस इंक्लूड द रिवैल्यूएशन एसेट, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, पेइंग डिविडेंड, राइट ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस। तो इसका ऑप्शन होगा आपका इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्माण के लिए। अगला बोला है हमारा कि द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, ये होगा अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी, ऑप्शन सी। अगला बोला है ऑप्शन सी। अगला बोला है इसमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल या इश्यूड कैपिटल? इसका ऑप्शन होगा सी, ऑथराइज्ड कैपिटल। अगला बोला है हमारा कि जब प्रवर्तकों के अंत नहीं, जब कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो शोध हो जारी किए थे, एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिन्यूएबल विद इन कैन बी इशूड, विद इन कैन बी इशूड। इसका ईयर कितना साल होता है? 20 साल, 20 ईयर। अगला बोला है कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड वेयर when शेयर आर इशूड टू प्रोमोटर्स, जब प्रवर्तकों के अंश निर्मित किए जाते हैं तो किस खाते में डेबिट किए जाएंगे? तो इसको डेबिट किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा दिया है किस खाते में डेबिट किए जाएंगे, किस खाते में डेबिट किए जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो अगला पेज में दिया है। इसका आंसर एक्चुअली यहां नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा तो गुडविल अकाउंट। इसका आंसर यहाँ नहीं दिया हुआ है सर, यहाँ ऑप्शन डी होगा गुडविल अकाउंट। गुड, क्योंकि प्रमोटर का पैसा गुडविल में ही ट्रांसफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बोला है द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। तो करंट एसेट्स के तहत कौन सा आइटम होता है? तो आपको पता है एसेट्स 5 होता है, फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, ट्रांजिबल एसेट होता है, इंट्रांजिबल एसेट होता है, वेस्टिंग एसेट होता है। तो करंट एसेट मतलब होता है यूटिलाइज टू 1 ईयर, मतलब वैसा संपत्ति जिसका यूज आप 1 साल करते हैं, जिसमें स्टॉक है, डेटर, कैश, तो ऑल अवेलेबल। बोला द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्ञात करने का मेन उद्देश्य होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ऑप्शन सी। बोला है गुडविल ऑफ द कंपनी सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड, अंडर द हेड। तो बोला है हमारा कि कंपनी की ख्याति को आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? कंपनी के किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। इसको दिखाया जाता है नन करंट एसेट्स में, इसमें सर नन करंट एसेट्स। गुड, क्योंकि नन करंट एसेट को ही फिक्स एसेट कहते हैं हम लोग। अगला बोला हमारा क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिबल एसेट दिया नहीं है, क्योंकि गुडविल जो होता है वो इंट्रांजिबल होता है और इंट्रांजिबल नहीं दिया है, जिसका नन करंट एसेट लिखेंगे। बोला करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, कंपनी के आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है ऑल ऑफ दिस, सभी से। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज नॉट प्रिपेयर्ड इन, ये होगा वर्टिकल फॉर्म में। क्या होगा सर? वर्टिकल फॉर्म में। बोला इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठी में अस्थायी संपत्ति शीर्षक में नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती है बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन बी। अगला बोला निम्न में से कौन एक कंपनी की वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? वित्तीय विवरण का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग नहीं है सर? लेजर अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है, कैश भी होता है, ऑप्शन बी लेजर अकाउंट। अगला बोला है हमारा आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्रों को दिखाया जाता है शीर्षक के अंतर्गत डिवेंचर आर शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ, ये सिक्योर्ड लोन होता है। क्या होता है सर? सिक्योर्ड लोन। अगला बोला है हमारा
कि अमाउंट सेट aside टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज कॉल्ड, मतलब डूबत ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो राशि रखी जाती है उसे कहा जाता है प्रोविजन। क्या कहता है सर? प्रोविजन। अगला बोला है कि कंसिस्टेंट लायबिलिटीज आर एक्सहिबिटेड अंडर द हेडिंग, तो इसका ऑप्शन होगा एज टू फुटनोट। अगला बोला है ख्याति संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ख्याति संपत्ति के इंट्रांजिबल एसेट में आती है। पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ किसके तहत होता है? इंट्रांजिबल एसेट्स। अगला बोला है भारतीय कंपनी को अपना चिट्ठा कंपनी अधिनियम 13 के अधीन सूची 3 के किस भाग में प्रारूप तैयार किया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 13 इंडियन कंपनीज हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो इसको दिखाया जाता है हमारा भाग 1 पार्ट 1। अगला क्वेश्चन बोला है अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व सो, इसको बैलेंस शीट के किस साइड में शो किया जाता है? तो बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोला है, शेयर कैपिटल कोड बोला है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑप्शन होगा सी रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड है। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, ऑप्शन सी डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल। अगला बोला हमारा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शो ऑन लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, प्रतिभूति प्रीमियम खाता को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? इसका आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगला क्वेश्चन बोला है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है वर्टिकल, ऑप्शन सी। अगला बोला हमारा कि कंपनी के लिए आर्थिक चिट्ठा का स्वीकृत प्रारूप अनुसूची में दिया गया है, तो थर्ड पार्ट 1 निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरणों को तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बोथ एंड बी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा सर, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है। अगला बोला द एसेट्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, एक व्यवसाय की संपत्तियों को किस प्रारूप में वर्गीकृत किया गया है? फिक्स एसेट्स, नॉन फिक्स एसेट, ट्रांजिबल, इंट्रांजिबल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। तो ऑप्शन होगा मेरा ए फिक्स एसेट, नहीं, इसका ऑप्शन होगा आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स होता है फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। अगला जो हमारा है ये हमारा अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, सामग्री के उपयोग के आधार पर इनमें से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं? तो कौन प्रकार है सर? तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ऑप्शन होगा ए एंड बी। ऑप्शन डी निम्न में से कौन सा कथन सही है? रिटर्न अर्निंग इज टोटल इनकम, रिटर्न अर्निंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, रिटर्न अर्निंग इज ग्रॉस प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा बी, क्योंकि रिटर्न अर्निंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना आपका इनकम हो रहा है, जितना खर्च कर रहे हैं, वो आपका रिटर्न अर्निंग कहलाएगा। बोला है विच व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज इट इज कॉल्ड, जब 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है इंटर फर्म एनालिसिस। अगला बोला है निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसका आंसर होगा हमारा बेस्ड और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला बोला हमारा कि इन विच मीटिंग ऑफ द कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, संचालक की रिपोर्ट कंपनी के किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कंपनी की जितना भी रिपोर्ट होता है ये सब आपको एनुअल मीटिंग में ही मिट जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला बोला है हमारा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज कॉल्ड, इसको हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में। कहां शो करते हैं सर? बैलेंस शीट में। नहीं सर, इसको हम शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में।
क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट शो करते हैं, कितना इनकम हमको प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्मित किया जाता है, कंपनी की वार्षिक निर्मित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑडिटर, ऑडिटर के इच्छुकों के लिए अगला बोला है चिट्ठे, बोला है बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस, इनमें से दी गई नहीं, इसका आंसर होगा चिट्ठे बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, इसका ऑप्शन होगा एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड्स, बोला हमारा एक व्यवसायिक उद्यम की वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं? तो इसमें सम्मिलित होते हैं ऑल ऑफ दिस, बैलेंस शीट भी, प्रॉफिट लॉस भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला हमारा कि फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसका ऑप्शन होगा भारत के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। बोला है जब व्यवसाय की खराब स्थिति को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि पर्सनल बेसिस है, प्राइस लेवल चेंज है, विंडो ड्रेसिंग है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। निम्न में से एक उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति कौन दर्शाता है? तो अब याद रखिएगा इसकी वार्षिक दर्शाता है कौन सा हमारा? बैलेंस शीट। कौन सा? क्योंकि बैलेंस शीट ही बताता है कि क्या आपके पास एसेट्स और क्या लायबिलिटीज है। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं इसको आप 1 से 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। और 40 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके सामने बहुत बड़ा ऑप्शन है जिससे आप मार्क्स अधिक ला सकते हैं। बाकी हम सब्जेक्टिव बताएंगे सर, उसको देख लीजिएगा सर। अगला बोला है ब्रेक इवन एनालिसिस, सो बोला है सम विश्लेषण दर्शाता है, क्या दर्शाता है सर? रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला बोला हमारा कि निम्न में से कौन सी विवरण विश्लेषण सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगला बोला निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा हमारा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने वाला मैनेजर भी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होता है, क्रेडिटर भी होता है। ऑप्शन डी, व्हाट इज सो बाय बैलेंस शीट एक्यूरेसी ऑफ बुक, प्रॉफिट लॉस स्पेसिफिक पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए बिजनेस स्पेशल डेट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका होगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्पेशल डेट। गुड। अगला बोला है व्हाट इज सो बाय द इनकम स्टेटमेंट। गुड, 18 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, वित्तीय विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जजमेंट ऑपरेशन एफिशिएंसी करता है, जजमेंट ऑपरेशन एफिशिएंसी। अगला बोला हमारा कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है, ये आपका एक क्वांटिटी रेशियो से रिलेटेड है, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला हमारा कि द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूडेड, मतलब तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है सर? तो इसमें शामिल हमारा स्टॉक भी नहीं है सर। इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बोला हमारा कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा स्टॉक। क्या होगा सर? ऑप्शन ए, स्टॉक। अगला बोला है करंट रेशियो इंक्लूड्स, करंट रेशियो में इंक्लूड कौन कौन सा है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। अगला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कैलकुलेशन एसेट टैक्स रेशियो, एसेट टैक्स रेशियो। तो ऑप्शन होगा हमारा कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, स्टॉक।
अगला बोला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसका ऑप्शन होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला है कि बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग रेशियो इज ये क्या रेशियो है, ये एक प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला हमारा है कि निम्न में प्रमुख जोखिम कौन उठाता है सर, तो बोला है इसमें इसका ऑप्शन होगा हमारा एक्टिविटी डिप्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगला बोला है हमारा प्रॉफिटी रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस इन, इसको हम लोग शो करते हैं परसेंटेज में, क्यों शो करते हैं सर, परसेंटेज में। अगला बोला है कि लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो कैन नो एज, लिक्विड रेशियो ऑल्सो कैन नो एज, एक प्रकार का कौन सा रेशियो होता है हमारा, क्विक रेशियो होता है। कौन रेशियो होता है सर, क्विक रेशियो, क्योंकि लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेक्स रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला साफ साफ होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस एडवांस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अगला हमारा बोला है कि करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विदिन, तो इसका टाइम कितना होता है, इसका आंसर होता है 1 ईयर। क्या होता है सर, 1 ईयर। अगला बोला है हमारा कि करंट लायबिलिटी आर टू बी पेबल विदिन 12 मंथ, सेम 1 ईयर। अगला बोला है वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंसेस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला बोला हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या, तो ये याद रखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके तहत जो भी फर्म आप स्टार्ट करते हैं उसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फिक्स ना होकर वो हमेशा घटते और बढ़ते रहता है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो करता रहता है। तो उसी प्रोसेस जाने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है वो 3 एक्टिविटी के तहत बनता है, वो 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बेसिकली हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड जो बनता है इसके तहत 3 एक्टिविटीज होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी को प्लस करने के बाद ही हमारा निकलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बोला है हमारा क्वेश्चन साफ साफ बोला हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मेंटेनली टू, लेखांकन मानक 3 के अनुसार लोका प्रभावी में बनाना आदेशात्मक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी एंड सी। अगला बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड किसका है सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश सेल्स इज ए किसके तहत है सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत है। अगला बोला इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, ऑप्शन होगा सोर्सेज ऑफ कैश। अगला बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट सो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट इज शो इन, रोकड़ प्रभावी में ब्याज कीमत दर्शाई जाती है। ऑप्शन नंबर ऑपरेटिंग नहीं होगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑप्शन बी एंड सी। अगला बोला निम्न में से कौन सा रोका प्रवाह नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डिक्रीज इन डिटर, इश्यू ऑफ शेयर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन क्रेडिटर। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ प्रवाह वही प्रवाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, ये हमारा इनफ्लो था और मेरा आउटफ्लो, तो बोला कौन सा नहीं है सर,
तो ऑप्शन नंबर होगा इंक्रीज इन क्रेडिटर, वो डिक्रीज था ये इंक्रीज हो गया। अगला बोला इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैश, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला हमारा क्वेश्चन कि डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस सोर्सेज ऑफ कैश, गुड। अगला बोला हमारा निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कैश, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का प्रयोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कैश, तो इसका आंसर होगा क्या सर, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगला बोला कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया है सर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला हमारा इनकम टैक्स रिटर्न इज ए डॉट ऑफ कैश, इनकम टैक्स रिटर्न इज सोर्सेज ऑफ कैश। तो ये आपका बेसिकली पूरा कंप्लीट अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत आपको सारा वीडियो दे चुके हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं इसको आप ध्यान से देखें, ताकि आपका जैक के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन दिया जाएगा अभी मार्च में, तो उसके तहत इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो बना के हम देंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके सर।